सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को किसी पार्टी का कार्यकर्ता बनकर मत देखिए। आप भले विश्व के किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित होंगे, लेकिन इस वीडियो को एक आम भारतीय बनकर देखेंगे तो आपको इस वीडियो का महत्व समझ में आएगा। विनय दुबे ने आज तक किसी पार्टी की चाटुकारिता नहीं की है। किसी नेता के अड़ुए सहला के विनय दुबे यहां तक नहीं पहुंचा है। मैं खुले तौर पर डंके की चोट पर अपनी बातें रखता हूं और शायद यही कारण है कि देश के अंदर मुझे इसी तरह के विचार के लिए जाना जाता है। जो भी कहूंगा मुंह पर कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा, बुरा लगे तो लगे। मुंबई के अंदर अभी कुछ दिन पहले इंडिया गठबंधन का बैठक हुआ। अभी एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता से मेरी फोन पर बात हो रही थी। मैंने उनसे कहा कि भैया आपको दलितों से और मुसलमानों से क्या दिक्कत है कि आप उनके जो प्रतिनिधित्व हैं, खास तौर पर जब आपकी विचारधारा एक है कि आपको नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक ताकतों को रोकना है और उससे भी बढ़कर इस देश को जो संविधान को खत्म किया जा रहा है उसे रोकना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो आपको भारत से जुड़ना पड़ेगा। भारत का मतलब केवल राजनीतिक दल नहीं है। भारत का मतलब होता है कि भारत का हर वो नागरिक जो इस समान विचारधारा का समर्थन करता है, यानी जो भी भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से, उनके कृत्यों से परेशान है, उनकी विचारधारा को नहीं सही मानता, ऐसे तमाम लोगों को आपको अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। ये आपका चॉइस नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि इंडिया अलायंस के अंदर उन तमाम राजनीतिक दलों को आपको लेना पड़ेगा। भले व्यक्तिगत तौर पर आप उससे नहीं, उनकी विचारधाराओं को नहीं पसंद करते हो या आपका आपसी दुश्मनी हो। आप इंडिया को, संविधान को, लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं, लेकिन आपको राजनीतिक दल और उनके कुछ नेताओं से आपको दिक्कत है। मैंने उनसे पूछा कि बिहार के पप्पू यादव जो कि एक जनसेवक हैं, लोगों के अंदर अच्छी छवि उनकी बनी है क्योंकि वो कोरोना से लेके बाढ़ के में पानी भर भर के, कमर भर पानी में उन्होंने जाके लोगों की मदद की। एक अच्छा खासा वोट बैंक है उनके पास, भले उनकी सीटें नहीं आती हैं लेकिन लोग उन्हें वोट तो दे रहे हैं। जाप को बिहार से इंडिया अलायंस में क्यों नहीं लिया गया? उन राष्ट्रीय प्रवक्ता के पास इसका जवाब नहीं था। उसके बाद मैंने पूछा कि ठीक है, बहन मायावती के साथ क्या दिक्कत है, या मुझे आप बता दीजिए कि आपकी राष्ट्रीय पार्टी में ऐसा कौन सा चेहरा है जो दलितों का वोट आपको लाके दे देगा, वो भी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। तो उन्होंने बताया कि हमारे पास हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं खुल के बोल रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का नाम लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या खड़गे जी जो खुद दलित समाज से आते हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनका बहुत सम्मान है, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर यह जानता हूं कि उनके अंदर वो ताकत नहीं है जो दूसरे राज्यों में जाकर वहां पर दलितों का वोट उनको दिला सके। अगर ऐसा होता तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितने दलित वोट वो दिला पाए हैं। उसके बाद मैंने पूछा कि क्या आपके पास मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व है, तो उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़े शायर हैं जो इस समय राज्यसभा के सदस्य हैं, वो हमारे अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। वो पूरे देश में जाकर मुसलमानों को एकजुट कर कर वोट दिलाएंगे। मैंने बोला भैया सुनो, ये मुशायरा नहीं हो रहा है, शायरी कि महफिल जमानी है, वोट दिलाना है। जो इंसान खुद अपनी लोकसभा चुनाव में 5 लाख से ज्यादा वोटों से हारा, वो भी उसी पार्टी से जिससे वो आज राज्यसभा है, कांग्रेस के सिंबल पर, मुरादाबाद जैसी सीट जहां पर बहुसंख्यक जो आबादी है वो मुसलमानों की है, अपने मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर 5 लाख वोटों से शर्मनाक हारने वाला इंसान आपको महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जाकर मुसलमानों का वोट दिला देगा। मैं बोला देखो, कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, पर यह गलतफहमी मत पालो कि वो इंसान मुसलमानों का प्रतिनिधित्व है, मुस्लिम कम्युनिटी से आता है, बहुत सम्मान है, अच्छे शायर हैं, अच्छा मुशायरा जमा लेते हैं, महफिल जमा लेते हैं, लेकिन उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो मुसलमानों का वोट दिला सके। फिर उन्होंने पूछा कि फिर आप बताइए कि किसको लिया जाए कि हमारा मुस्लिम जो वोट बैंक है वो बैलेंस हो जाएगा। मैंने कहा कि किसी एक नेता के पास मुसलमानों का वोट बैंक नहीं है, लेकिन तमाम छोटे छोटे मुसलमानों के जो रहनुमा हैं या प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, उनको आपको एक साथ इंडिया अलायंस में लेना पड़ेगा ताकि ये जो मुसलमानों के वोट बैंक का जो बिखराव है उसे रोक कर आप उसके अपने लिए, अपने अलायंस के लिए इस्तेमाल कर सकें और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो सांप्रदायिक नीतियां हैं उसे रोक सकें।
इस देश के अंदर अगर आज संविधान की लड़ाई कोई लड़ रहा है, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहा है, तो प्रमुख तौर पर फ्रंट लाइन पे आकर सिर्फ दो समाज के लोग लड़ रहे हैं। एक है दलित समाज, दूसरा है मुस्लिम समाज। यही दो समाज ऐसा है जो लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, इनके रिजर्वेशंस खत्म किए जा रहे हैं, इनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, इनके घरों पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। अगर इसी दो कम्युनिटी को, इसी दो समाज को आप बगल कर देंगे तो घंटा का इंडिया जीतेगा। मैंने उनसे कहा, या तो आप लोगों की मंशा केवल सत्ता हासिल कर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, या फिर सही में इंडिया जो कि असली भारत है उसे बचाने के लिए आप लोग लड़ रहे हैं। अगर आपकी लड़ाई असली में भारत को बचाने को होती तो शायद ओवैसी साहब से या बहन मायावती से आपको दिक्कत नहीं होती। उसके बाद उन राष्ट्रीय प्रवक्ता का कहना था कि अरे यार वो तो बीजेपी के बी टीम है। मेरा ये कहना है कि भले वो बीजेपी के लिए काम करे या बीजेपी के साथ काम करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके गठबंधन में आने के बाद उनका जो वोट बैंक है वो भी तो आपसे जुड़ेगा। चुनाव में अगर वो आपके साथ, आपके सिंबल पे लड़ेंगे तो वोटों का बिखराव ही नहीं होगा। और किस बीजेपी की बी टीम की बात कर रहे हैं आप? आपके खुद के इंडिया के अलायंस में उद्धव ठाकरे जी बैठते हैं, जो कि 30 सालों तक भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ सरकार बनाए, वहां पर बहुत बड़े पदों पर रहे, बहुत सारे मंत्री कराया, 30 साल तक महाराष्ट्र का सत्ता उन्होंने सुख भोगा। नीतीश कुमार जो खुद 20 सालों तक भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस कर मुख्यमंत्री बने रहे, ये इंसान आपको चल जाएंगे अलायंस के अंदर। लेकिन जो इंसान मुसलमानों की बात कट्टरता के साथ रखता है, मुसलमानों को लेकर जमीनी स्तर पर लड़ता है, उनके कार्यकर्ता हमेशा से आक्रामक भूमिका में रहते हैं, ऐसे युवाओं को आपको साथ में लेने पे इंडिया अलायंस का क्या नुकसान है? उनका यह कहना था कि हमारे पास समाजवादी और अखिलेश यादव जैसा चेहरा है जो मुसलमानों को एक साथ ले लेगा। फिर मैंने उनसे पूछा कि भैया जब इतना ही बड़े ताकतवर मुसलमान चेहरा है तो अपने घर की खुद की आजमगढ़ की सीट लोकसभा उपचुनाव में कैसे हार गए? वहां पे तो मुस्लिम यादव का जो समीकरण है बहुत तगड़ा था, उसके बाद भी दिनेश लाल निरहुआ आपको हरा कर चला जाता है आपके गढ़ में आकर। अगर मुसलमानों का इतना ही आपके ऊपर विश्वास है तो वो कम क्यों होता जा रहा है? मैंने उस माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता को हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता के साथ कहा कि भैया आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। समाजवादी पार्टी का जो मुसलमान वोट बैंक है ना, वो धीरे धीरे खिसक गया है। वो मुसलमान जो मुलायम सिंह यादव के साथ जुड़े थे ना, वो अखिलेश यादव के साथ उतने कंफर्टेबल नहीं है। जब बात अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की चल रही थी तो मैंने उन राष्ट्रीय प्रवक्ता को थोड़ा सा आईना दिखा दिया। मैंने उनसे कहा कि कभी उत्तर प्रदेश जाइएगा तो जरा किसी मुसलमान को पकड़ के पूछिएगा कि क्या समाजवादी के पार्टी के साथ है। वो यही कहेगा कि हमारी मजबूरी है, इसके अलावा हम जाएं कहाँ, हमारे पास ऐसा कोई विकल्प ही नहीं है कि हमें दूसरी पार्टियों की तरफ जाना पड़े। अगर हमें सही में अच्छा विकल्प मिलेगा तो हम क्यों नहीं जुड़ेंगे। और रही बात अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की, तो उस समय वो कहाँ थे जब आजम खान के ऊपर 100 से ज़्यादा मुकदमे डाले गए? ये उस समय कहाँ चले गए थे जब आजम खान के ऊपर जेल डाला था, उनके परिवार के सदस्यों को, उनके बेटे को, उनकी पत्नी को उठा के जेलों में ठूसा गया था? तब ये समाजवादी और आजम खान के साथ रहने वाले जो उनको अपना बताते हैं, ऐसे तमाम लोग गायब हो चुके थे। उसमें माननीय अखिलेश यादव भी थे। उत्तर प्रदेश का मुसलमान ये मानता है कि आजम खान को बहुत पहले जेल से छुड़ाया जा सकता था अगर अखिलेश यादव जी ने उनका साथ दिया होता, लेकिन अखिलेश यादव ने आजम खान का साथ नहीं दिया। शायद यही कारण था कि वो इतने तकलीफों में, इतने दिनों तक वो जेल में बंद रहे। आजम खान की आज जो भी न्यायिक जीत है वो केवल आजम खान के प्रयास की है, उनकी व्यक्तिगत लड़ाई की वजह से है। उसमें अखिलेश यादव का योगदान शून्य है। ये बात मेरी नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के किसी भी मुसलमान को जाकर आप पूछ लीजिए, उसका यही कहना है। केवल मुसलमानों के पास सही में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, उनकी मजबूरी है कि भाजपा को वो वोट नहीं कर सकते, लेकिन इसके बदले उनके सामने जो भी विपक्षी दल होता है उसको ये वोट करते हैं। उनका ये कहना था कि हमारे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल है जिनको पूरा मुस्लिम वोट बैंक वोट देता है, मुसलमान पूरा आम आदमी पार्टी को वोट देता है। मैंने भी उनसे यही कहा कि देता है क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं है। अगर सही विकल्प उनको मिले तो ये किसी पार्टी को पूछे तक नहीं। अगर इनके अंदर एकजुटता है, अगर मुसलमानों के अंदर एकजुटता आ जाए ना, तो कोई राजनीतिक दल जो कि सेक्युलर विचारधारा रखते हैं कभी टिक नहीं पाएंगे। ये अपने मजबूरी में किसी पार्टी को वोट देते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि जरा दिल्ली दंगों में मुसलमानों के ऊपर हुए अत्याचार पे जब अरविंद केजरीवाल चुप्पी साधे हुए थे तो उस समय दिल्ली के जो मुस्लिम थे, और आज भी ये चीज़, ये सवाल उनके अंदर जज्बा है, उनके अंदर जिंदा है
कि जब दिल्ली जल रही थी, मुसलमानों को घरों में घुस के मारा जा रहा था, तो यही हमारे रहनुमा आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मुसलमान एक लौता अकेला पड़ रहा था, अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा था। आज भी सैकड़ों युवा मुस्लिम समाज के इन दंगों के कारण तिहाड़ जेल में बंद है। कौन सा आवाज अगर अरविंद केजरीवाल ने या फिर अखिलेश यादव ने उठा लिया? ये वो सवाल थे जिससे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी तिलमिला गए, उनके पास जवाब नहीं था। मैंने कहा उनसे कि मैं एक छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मेरे सवालों के जवाब आपके पास नहीं है। सोचिए उस समय जब करोड़ों दलित समाज, करोड़ों मुस्लिम समाज आपसे यही सवाल पूछेगा तो आप उसे क्या जवाब देंगे? एक शायर मुसलमानों का रहनुमा नहीं है, एक दलित नेता हो सकते हैं लेकिन दलितों के रहनुमा नहीं हैं। जब भी दलितों का नाम लिया जाता है तो माननीय कांशीराम जी सबसे पूजनीय है, उसके बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो आता है बहन मायावती का। आज भी ये नियम है, दलितों के अंदर ये भावनाएं हैं कि भले चाहे जो स्थिति में रहे, मायावती जी या बसपा जो कहेगी, हाथी के अलावा उनके कोई भी बटन नहीं दबना है। जब ये स्थिति दलितों की आप जान रहे हैं, उसके बावजूद भी राम गोपाल यादव, चाहे लालू प्रसाद यादव, ऐसे तमाम लोग मायावती का बार बार इंसल्ट इसलिए कर रहे हैं कि उनको पता है कि ये वोट बैंक का बिखराव होगा, तभी इंडिया अलायंस को फायदा मिलेगा। तो कृपया अपने जो अलायंस का, जो इंडिया अलायंस का स्लोगन है कि जुड़ेगा भारत, इसको कृपया आप बदल दीजिए, क्योंकि आप भारत जोड़ने के लिए नहीं बैठे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है केवल अपने राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए आप तमाम लोगों ने ये गठबंधन बनाया है, जिसका खामियाजा आगामी चुनाव में ये देश भुगतेगा। अगर आप सही में इंडिया को बचाना चाहते हैं, भारत को बचाना चाहते हैं, तो आपको पप्पू यादव को भी साथ लेना होगा, आपको मायावती को भी साथ लेना होगा, मुसलमानों के सबसे बड़े चेहरे इस देश के अंदर MIM के ओवैसी साहब को भी आपको साथ में लेना होगा, उत्तर प्रदेश के सबसे युवा क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आज़ाद रावण को भी आपको साथ में लेना होगा। ये तमाम वो चेहरे हैं जिनके लिए बिना ये इंडिया पूरा ही नहीं होगा। लड़ाई केवल राजनीतिक मत रखिए। देश का हर नागरिक आपकी तरफ उम्मीद बनकर देख रहा है, उम्मीद की नज़रों से देख रहा है कि शायद अब इस तरह की नफरती सोचों को ख़त्म किया जा सकता है। हम जब सारे पार्टी के कार्यकर्ता, सारे पार्टी के लोग जब एक साथ, कार्यकर्ता नीचे ज़मीनी स्तर पर, ये जनता अगर आपके साथ आकर खड़ी होने में कोई दिक्कत महसूस नहीं कर रही है, तो आप लोगों को एक नेता को दूसरे नेता के साथ खड़े होने में क्या दिक्कत है? जाइए ना 10 लोगों का टीम बनाकर मायावती जी के पास कि बहन जी गलती हुई, आपको आना पड़ेगा, हम यहीं बैठेंगे जब तक आप आएंगे नहीं। क्या मायावती जी का दिल इतना छोटा है कि आपके इस आग्रह पर वो नहीं आएंगी? कभी कभी एक कदम आगे बढ़ाने से चीज़ें बदल जाएंगी, भविष्य बदल सकता है। तो वो एक अकड़ अपने अंदर मत रखिए। आपको ओवैसी को लेने में मेरे हिसाब से कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। अगर आपका सही में मुद्दा जो है, जो विश्वास है, या आपका सही में जो विज़न है, वो भारतीय जनता पार्टी को और 2024 के लोकसभा चुनाव में सांप्रदायिक और नफरती ताकतों को अगर रोकना ही आपका असली मुद्दा है, असली विचारधारा है, तो आपको इन तमाम लोगों को साथ में लेना होगा। आप इस तरह से दलितों को और मुसलमानों को अलग भारत से नहीं कर सकते। ये भारत का वो अभिन्न हिस्सा है जो 50% से ज़्यादा वोट बैंक रखता है और इसके दम पर सरकारें हिलती हैं। आप इनको केवल इसलिए नाराज़ कर सकते हैं, इनके केवल इसलिए उनको नज़रअंदाज कर सकते हैं कि इनके पास कोई उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। चलिए, दलितों में तो बहन मायावती जी भी हैं, लेकिन मुसलमानों का क्या? जब बुलडोजर चलता है तो नेता चुप, जब इनके लड़कों को हत्याएं कर दी जाती है तो नेता चुप, जब इनके लोगों को मारा जाता है तो नेता चुप, जब इनके मस्जिदों के सामने मुजरा किया जाता है तो नेता चुप, इनके घरों की औरतों का बुरखा खींचा जाता है, हिजाब पर सवाल उठाया जाता है तो नेता चुप। लेकिन जब वोट आना होता है तो मुसलमान जाएगा कहाँ? अगर ये मुसलमान कहीं नहीं जाए और इसने केवल वोट देना बंद कर दिया कि हमें वोट ही नहीं देना है, तब क्या होगा? आपको अंदाज़ा है, पिछले 5 चुनाव में ADR और NEW की रिपोर्ट है, उसकी रिपोर्ट के हिसाब से 1,24,00,000 से ज़्यादा नोटा का बटन दबाया गया है। मतलब 1,24,00,000 ऐसे लोग हैं जो धीरे धीरे इस चुनाव से दूर होना चाहते हैं। वो वोट देने आएंगे लेकिन किसी को नहीं देंगे, नन ऑफ द अबव, नोटा को वोट देके चले जाएंगे। उनका ये विरोध है। अगर ये विरोध लोगों के अंदर, राजनीतिक दलों के अंदर विश्वास को कमी करता हुआ दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दलों का एक सबसे बड़ी कमी है। अपने आपसी मतभेदों को बगल करके अगर सही में इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाना है तो 2 कदम आगे बढ़ाइए। इससे कोई छोटा नहीं हो जाता।
इससे किसी के विश्वास को, किसी के रेपुटेशन को ठेस नहीं पहुंचती, उल्टा ये आपका बड़प्पन होता है। मैं देखना चाहता हूं कि राहुल गांधी खुद अपनी गाड़ी उठाकर मायावती जी के पास जाकर बैठे और उनसे निवेदन करें कि आपको इस अलायंस में आना है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मायावती जी इतनी छोटे दिल की नेता नहीं है, इतने हमेशा से उन्होंने यूपीए के साथ में रही हैं, तो इस बार भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक सही अप्रोच की ज़रूरत है इस इंडिया अलायंस को अगर सही में सफल बनाना है। मैं तमाम उन लोगों से कहना चाहता हूं जो इंडिया अलायंस के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, मैं रिजल्ट अगर बता दूं कि अगर इन तमाम लोगों को इंडिया अलायंस के साथ नहीं जोड़ा गया तो आप तमाम लोगों की मेहनत पर एक पानी फिर जाएगा, एक बहुत बड़ी निराशा आपको 2024 के रिजल्ट के समय दिखेगी। अगर इन तमाम जो छोटे दल हैं, राष्ट्रीय दल हैं, अगर इनको एक साथ नहीं जोड़ा गया तो ये क्लियर मैसेज इंडिया अलायंस ये देना चाहता है कि हम अपनी मनमर्जी करेंगे, हमारा कोई भी विश्वास लोकतंत्र बचाने या संविधान बचाने का नहीं है, हम केवल प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए जो भी हमें ऐन प्रेन प्रकरण करना पड़ेगा हम करेंगे, हम खेतों में जाके वीडियो शूट बनाएंगे, हम खाना खाते समय वीडियो बनाएंगे, हम अलग अलग जगह पिकनिक मनाने अलग अलग शहरों में बैठ के करेंगे, लेकिन रिजल्ट जो होगा वो 0 बटा सन्नाटा ही होगा। विनय दुबे की ये बात आप लिख कर ले लीजिए। इस देश के अंदर आप दलितों को, मुसलमानों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैंने उन राष्ट्रीय प्रवक्ता को कहा कि भाई साहब आपकी अपनी औकात पता है, कौन सा वोट बैंक है आपके पास जिसके दम पे आपके अंदर इतनी अकड़ है। भारतीय जनता पार्टी को 70% ब्राह्मण वोटर हैं, ब्राह्मण वोट जो होता है 70% वो भारतीय जनता पार्टी के पास जाता है। आपके पास क्या है? केवल 10%, वो भी वो जो आपका कार्यकर्ता है, पारंपरिक जो कांग्रेस का वोटर है ब्राह्मण समुदाय, वही आपको वोट देता है। इसके अलावा कोई नया वोटर आपसे नहीं जुड़ा है। क्षत्रियों की, राजपूतों की बात करें तो 95% क्षत्रिय जो हैं वो बीजेपी के साथ एक पैर पर खड़े हैं पूरे देश के अंदर। कांग्रेस और इंडिया अलायंस की बात बता दीजिए, कितने राजपूत आपके साथ हैं। वैश्य समाज की जो कि बनिया जिसे आप कहते हैं, वो तो 95 से 99% बीजेपी का कट्टर वोट बैंक है और उनके साथ ही खड़ा रहेगा चाहे जो स्थिति हो जाए। उसके बाद आप आ जाइए कायस्थ समाज, ये पूरा का पूरा 95% कायस्थ समाज जो है वो बीजेपी का वोट बैंक है। अगर आप पिछड़ों की बात करें तो 30% से ज़्यादा जो पिछड़ा वोट बैंक है उसमें बीजेपी ने 2023 तक सेंध लगा चुकी है, जिसमें आपको राजभर हैं, निषाद हैं, उसके बाद में यादव हैं। आप किसी भी उत्तर प्रदेश के ये 10 यादवों से पूछेंगे तो उसमें 3 आपको भाजपा ही मिलेंगे, जो भाजपा का झंडा उठा के दिन रात समाज में मेहनत कर रहा है, उनको जिताने की कोशिश कर रहा है। बाकी अगर दलितों का पूछ ले कि अगर दलित वोट बैंक, अगर दलितों के पास विकल्प नहीं है वहाँ पर कांग्रेस के अलावा या कोई अच्छी पार्टी के अलावा, तो उनका भी वोट जाता है बीजेपी को। शायद यही नतीजा था 2019 में, जो इतने प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी ने वापस सत्ता हासिल की। दलितों का सबसे बड़ा टर्नओवर हुआ है बीजेपी की तरफ। ये वो सब कारण है जिसको आपको देखना होगा। अगर आप इंडिया अलायंस की औकात की बात करूं मैं, तो क्या वोट बैंक है उनके पास? ब्राह्मण 10%, राजपूत 5%, वैश्य 2%, कायस्थ 5 से 10%, पिछड़ा वोट आपके पास है 40%, लेकिन वो भी डगमगा रहा है। उसके बाद आपका जो सबसे बड़ा जो इंडिया अलायंस का वोट बैंक है वो पता है क्या है? वो है 60%, 70% से ज़्यादा मुस्लिम। लेकिन इसी 70% वोट बैंक को आप नज़रअंदाज कर रहे हो। आपको पता है कहाँ जाएगा, हमारे पास ही आना है, उनके पास कोई विकल्प थोड़ी है। ये गलतफहमी में दूर रहिए। अगर मुसलमान ने चाह लिया, उसने अगर वोट ही नहीं दिया ना, तो आपकी औकात, आपके चीज़ों को 2024 में दिखाई देने लगेगा। इसलिए मैं फिर से निवेदन करता हूं कि चाहे MIM के ओवैसी साहब हों, चाहे बहन मायावती जी हों, चाहे चंद्रशेखर रावण हों, चाहे पप्पू यादव हों, इन तमाम लोगों को आपको इंडिया अलायंस में लेना पड़ेगा। ये निवेदन नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि इनको साथ लेकर ही आप इस तरह की बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं। इस तरह के तमाम हर राज्य में 2-4 ऐसे लोग हैं जिनको बिना साथ में लिए आप ये लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। इनके अलावा अगर आप लड़ते हैं तो रिजल्ट मैं आज आपको बता देता हूँ, वीडियो सेव करके रख लीजिएगा। 2024 में इंडिया अलायंस सत्ता तो दूर की बात है, 50 से 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी। अगर इसी तरह से ये अपनी अकड़ में चलते रहें, इनके आंकड़ों के लवड़म भोज्यम हो जाएंगे। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ये वो आईना है जो मैं दिखाना चाहता था आप तमाम लोगों को। आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर इसे देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल भी समझ नहीं लगेगा, आपको शायद बुरा लग सकता है, लेकिन एक नागरिक के तौर पर ये समझने की कोशिश करिए कि हमारी लड़ाई जिससे है उसके लिए एकजुटता और संगठनात्मक तरफ पर एकता बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो जीतना नामुमकिन है। अगली वीडियो बहुत जल्द, तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।